स्टूडेंट्स, आज थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है आपको। यहाँ पे आपने अपने जो भी आप असाइनमेंट्स कर रहे हो उसमें ये न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन एट 353 केल्विन, ठीक है। 353 केल्विन पे आपने एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन निकालना है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया है, दैट इज 30.54 किलो जूल पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल आपको पता है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन चेंज, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, एंड यू कैन कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दी है वो किलो जूल पर मोल में दी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपने इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। बस यही है इसमें जो आपको करना है, और बाकी आपने इसको 353 केल्विन से डिवाइड करना है, तो यू कैन कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन। तो इस तरह से मैंने एक आपको न्यूमेरिकल दिया है टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन। इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन, ठीक है। और उसी तरह से आपको पूछा जाता है एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैसा ही है, फॉर्मूला सेम ही रहता है सब में, बस डेल्टा एच वेपोराइजेशन की जगह आपको जब आपने फ्यूज़न निकालना है तो यहाँ पे आपका फ्यूज़न हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा। जब ट्रांजिशन निकालना है तो यहाँ हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल यही है। इसी तरह के न्यूमेरिकल यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं ये, बस आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो अगर आपको एंथैल्पी चेंज दिया है वो आपने जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना है, इफ़ इट इज़ गिवन टू यू इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका आपके असाइनमेंट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट जो आज पढ़ना है स्टूडेंट्स हमने, दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। पढ़ा है आपने पहले भी व्हाट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी, तो फटाफट से देखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी को ब्रॉडर सेंस में हम फ्री एनर्जी ही बोलते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी बोल लो चाहे फ्री एनर्जी बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। सबसे पहले जी, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड इट इज़ इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है। अब आपको पता है एच यहाँ पे एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है। क्योंकि ये सारी ही स्टेट फंक्शंस होते हैं, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जी भी क्या बनेगा? स्टेट फंक्शन ही बनेगा। तो इसी तरह से है, अगर आपका ये स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। तो सपोज करते हैं हम एक ऐसा प्रोसेस ले रहे हैं विच इज़ आइसोथर्मल, दैट मीन्स टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आपको पता है इनिशियल स्टेट में ये बन जाएगी फ्री एनर्जी, और फाइनल स्टेट में ये बन जाएगी फ्री एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इट विल रिमेन टी। अब अगर G2 माइनस G1 करोगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल है, G2 माइनस G1 क्या आएगा? H2 माइनस H1 माइनस टी S2 माइनस S1, ठीक है। तो मतलब क्या बन गया? इक्वल टू डेल्टा जी, G2 माइनस G1 हो गया डेल्टा जी, दैट इज इक्वल टू एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे आपको पता है डेल्टा जी स्टैंड्स फॉर फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी चेंज, टेम्परेचर इज टी, एंड डेल्टा एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और यू कैन सिंपली कॉल इट फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थोड़ा सा देख लो कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है फ्री एनर्जी चेंज का, विच यू कॉल गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसका क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। जब हमने डेफिनेशन की थी एंट्रोपी की, तो आपको बताया था कि जो एंट्रोपी चेंज होता है दैट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर टी, या सप्लाइड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर टी। तो टी डी एस क्या बन गया आपके पास, या जिसको आप बोलते हो टी डेल्टा एस, दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, ठीक है। एक ये आ गया आपके पास। दूसरा ये पढ़ा है आपने, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये भी आपने अभी पढ़ा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या फ्री एनर्जी चेंज, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपने क्या करना है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से और टी डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है स्टूडेंट्स इसमें। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई जब आपने डेल्टा एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और आपने टी डेल्टा एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ को देखेंगे हम। फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू मैक्स,
ठीक है, मैक्स इसलिए लिखा क्योंकि वी आर कंसिडरिंग एक्सपेंशन वर्क, और एक्सपेंशन वर्क जो है वो मैक्सिमम वर्क होता है। तो हम कर रहे हैं बात फॉर ए वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मीन्स एक्सपेंशन वर्क, तो आपको पता है वो माइनस में होता है। तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। बस आपने सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगा दिया क्योंकि वी आर कंसिडरिंग एक्सपेंशन वर्क, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से लेनी है और वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब आपने इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट की तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, वो बनी आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स माइनस क्यू रिवर्सिबल प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, बस आपने ये वाली वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन बनी स्टूडेंट्स, क्यू रिवर्सिबल ये दोनों कैंसिल हो गए आपके पास। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनी स्टूडेंट्स वो क्या बनी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, व्हाट इज दिस पी डेल्टा वी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वर्क डन। ठीक है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, तो मतलब दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो मतलब क्या हो गया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर हम यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन गया माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी, दैट इज अगेन माइनस, दैट मीन्स इट इज एक्सपेंशन वर्क पी डेल्टा वी। तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, इट इज द नेट वर्क। ठीक है, तो याद रखना है स्टूडेंट्स, जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है डेल्टा जी की वो ये है कि डेल्टा जी का जो डिक्रीज है, दैट डिक्रीज इन डेल्टा जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन। आपने इन दोनों वर्क को प्लस कर दिया तो ये बन गया नेट वर्क डन। तो दैट मीन्स डिक्रीज इन फ्री एनर्जी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ work, and that work can be non-mechanical work that can be obtained from a system, and here non-mechanical work stands for electrical work, chemical work, etc. तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि what is the physical interpretation of delta G, तो आपको हमेशा याद रखना है decrease in delta G, decrease in free energy is equal to net work done। ठीक है, तो ये बता दिया आपको, for a reversible process is equal to not net amount of non-mechanical work, net amount of non-mechanical work। non-mechanical work here stands for electrical work, chemical work, etc. उसके बाद जो नेक्स्ट आपने इंपॉर्टेंट इसमें करना है स्टूडेंट्स, दैट इज नर्न्स हीट थ्योरम। तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी भी पढ़ लिया आपने, डेल्टा एच भी पढ़ लिया। दिस इज एंथैल्पी चेंज, दिस इज फ्री एनर्जी चेंज, जिसको आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते हो। तो नर्न्स हीट थ्योरम क्या है, द वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा जी of a system with decrease of temperature was studied by Nernst and result obtained are called Nernst heat theorem। ठीक है, तो Nernst heat theorem is nothing but जो वेरिएशन थी डेल्टा जी की और डेल्टा एच की विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो सबसे पहले नर्न्स्ट ने स्टडी की थी और उसने उसके बेस पे एक थ्योरम बनाई जिसको उसने बोला नर्न्स्ट हीट थ्योरम। तो क्या थी वो वेरिएशन, वो देखना है आपने। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने पढ़ी है पिछली बार भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। ठीक है, क्या है, सपोज करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन साफ दिखा रही है कि डेल्टा जी और डेल्टा एच जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज़ीरो होता है, इस इक्वेशन को देख के हम इजीली बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब एट एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो डेल्टा जी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच के। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जर्व किया गया था फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कि जब टी ज़ीरो को अप्रोच करता है, जिसको आप एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं, तो डेल्टा जी और डेल्टा एच क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, तो यही पॉइंट ऑब्जर्व किया नर्न्स्ट ने और उसने प्लॉट किया इस तरह से ग्राफ डेल्टा जी और डेल्टा एच का विद टेम्परेचर, और उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, इस साइड को इंक्रीज है, इस साइड को डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या करेंगी, डिक्रीज। ठीक है, तो आपके सामने है एज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग
द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर ऑल्सो डिक्रीजिंग। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और डिक्रीज कर रहा है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, वो आपके सामने है। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो डेल्टा जी एंड डेल्टा एच बिकम इक्वल। तो ये ऑब्जर्व किया था नर्स्ट ने। नर्स्ट ऑब्जर्व दैट एज टेम्परेचर इज लोअर टूवर्ड्स एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है, एज टेम्परेचर इज लोअर टूवर्ड्स एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच डिक्रीजेस, ठीक है, आपके सामने है, ग्राफ दिखा रहा है साहब। जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर हो रहा है, डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही हैं, और जैसे ही टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करता है, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। डेल्टा जी और डेल्टा एच अप्रोचेज ईच अदर मीन्स दे बिकम्स इक्वल। डेल्टा जी एंड डेल्टा एच बिकम्स इक्वल। तो यू कैन सी हेयर डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर एंटायरली इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो यही था आपके पास नर्स्ट हीट थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो का अप्रोच कर रहा है, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, डेल डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी किसको अप्रोच करते हैं, ज़ीरो को। तो ये है। उसके बाद इसी पॉइंट को आगे इस तरह से बोला जा सकता है कि डेल्टा जी एंड डेल्टा एच नॉट ओनली बिकम इक्वल, ज़ीरो पे वो सिर्फ इक्वल ही नहीं हो रहे हैं, बट दे ऑल्सो अप्रोच ईच अदर असिम्प्टोमेटिकली एट टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। इस पॉइंट को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, जो आपको ग्राफ साफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल भी हो रहे हैं और एक दूसरे को असिम्प्टोमेटिकली वो अप्रोच भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप इसको बोलोगे कि एज लिमिट टेम्परेचर टी अप्रोच जीरो, लिमिटेशन लगाई आपने कि जब टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच करता है, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी भी ज़ीरो हो जाता है। उसी तरह से जब लिमिट टेम्परेचर टी ज़ीरो का अप्रोच करता है, डेल डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी भी क्या हो जाता है, ज़ीरो, ठीक है। इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, स्मॉल चेंज। तो इसका मतलब अब आपने एक इक्वेशन ये भी पढ़ी हैं, डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, दैट इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। उसी तरह से डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज इक्वल टू डेल्टा सी पी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनको पुट करोगे तो ये क्या है, जब टेम्परेचर टी ज़ीरो का अप्रोच करता है तो दिस टर्म बिकम ज़ीरो, दैट मीन्स जब टेम्परेचर टी ज़ीरो का अप्रोच करेगा तो डिक्रीज इन एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह से आपने देख लिया डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी, जब टेम्परेचर ज़ीरो का अप्रोच करता है तो ये टर्म क्या हो जाती है, पूरी ज़ीरो। तो आप ये बोल सकते हो हीट कैपेसिटी विच इज़ द डिफरेंस इन द हीट कैपेसिटी, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, और यू कैन कॉल इट difference in heat capacity of reactant and product at constant pressure. Delta Cp stands for difference in heat capacity of reactant and product at constant pressure P. तो obvious है कि जब ये टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच करने पर पूरी टर्म ज़ीरो को अप्रोच करती है तो डेल्टा Cp भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, when limit t approaches ज़ीरो डेल्टा S approaches ज़ीरो, when limit t approaches ज़ीरो डेल्टा Cp इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आपने जिस तरह से इन दोनों टर्म्स को ज़ीरो किया तो ये दोनों टर्म्स भी क्या हो गई, ज़ीरो। कब, व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि गैसेस एब्सोल्यूट ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसी तरह से लिक्विड का भी है, तो ये जो नर्स्ट हीट थ्योरम है ये सिर्फ सॉलिड्स को एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है आपने, नर्स्ट हीट थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स, नॉट फॉर गैसेस, नॉट फॉर लिक्विड्स। तो गैसेस और लिक्विड्स के लिए नर्स्ट हीट थ्योरम इज इनएप्लीकेबल, नर्स्ट हीट थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स। तो नर्स्ट हीट थ्योरम इज नथिंग, बस ये सिर्फ ये है कि जब टेम्परेचर ज़ीरो का अप्रोच करेगा, टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा, तो आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है विद टेम्परेचर वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और जो एंथैल्पी चेंज है विद टेम्परेचर वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हो गए, ये दोनों इसके इक्वल हैं, डेल्टा जी ये डेल्टा एस के इक्वल है, डेल्टा एच डेल्टा सी पी के इक्वल है, तो जब ये दोनों टेम्परेचर ज़ीरो पे ज़ीरो हो गए तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो ये है आपकी नर्स्ट हीट थ्योरम। अब ये जो नर्स्ट हीट थ्योरम थी इसको यूज़ किया था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो नर्स्ट हीट थ्योरम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बस वही चीज़ अब दोबारा से रिपीट करेंगे। नर्न्स हीट थ्योरम फॉर्म्स बेसिस ऑफ थर्ड लॉ। नर्न्स हीट थ्योरम बोलती है कि व्हेन टेम्परेचर T अप्रोचेज 0 डेल्टा Cp 0, दैट इज डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। उसी तरह से जब टेम्परेचर T 0 को अप्रोच करता है तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होता है, 0, जो हमने अभी पीछे देखा। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखते हैं तो आपको मैंने पहले बता दिया, डेल्टा Cp स्टैंड्स फॉर डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर 0 होगा तो जो चेंज है वो क्या हो गया, 0। इसका मतलब एट 0 केल्विन हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल, क्योंकि जब चेंज 0 है तो दोनों की हीट कैपेसिटी क्या हो गई, इक्वल। तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, एट 0 केल्विन एट एब्सोल्यूट 0 ऑल सब्सटेंसेस हैव सेम हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये लॉ आ गया कि 0 केल्विन पे हर एक सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी सेम होती है, क्योंकि चेंज इज 0। तो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, आपकी जो हीट कैपेसिटी होगी उनकी वो क्या रहेगी, इक्वल। देयर इज नो चेंज इन द हीट कैपेसिटी। उसके बाद सॉलिड्स के केस में आप इसको इस तरह से बोलोगे, एट एब्सोल्यूट 0 हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स टेंड टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो क्योंकि आपको पहले बता दिया जो नर्न्स हीट थ्योरम थी दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स। तो अब अगर आप सब्सटेंसेस की जगह सॉलिड्स की बात करोगे पर्टिकुलरली, तो आप इस लॉ को कैसे बोलोगे, आप बोलोगे इसको कि एट एब्सोल्यूट 0 हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स टेंड टुवर्ड्स 0। ठीक है, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो कभी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी इज इक्वल, और जो डिफरेंस है दैट इज 0। ठीक है, दैट इज चेंज इन हीट कैपेसिटी इज 0। उसके बाद ये हो गया, तो इसको इस तरह से भी बोला जाता है, व्हेन लिमिट T अप्रोचेज 0 Cp इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इज 0, व्हेन टेम्परेचर T अप्रोचेज 0 हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इज 0। उसी तरह से अगर एंट्रोपी के टर्म में बोलना है तो आप क्या बोलोगे, व्हेन लिमिट T अप्रोचेज 0 चेंज इन एंट्रोपी इज 0, जो आपने अभी देख लिया। दैट मीन्स एट एब्सोल्यूट 0 एंट्रोपी ऑफ ऑल सॉलिड्स इज सेम एंड अप्रोचेज 0 एट 0 केल्विन। तो इसका मतलब अब अगर आप इसको इस तरह से लगाओगे तो आपके पास क्या बन गया कि व्हेन लिमिट T अप्रोचेज 0 एंट्रोपी इज 0। ठीक है, यहाँ से आपने निकाल दिया ये कि आपने ये यहाँ से नर्न्स हीट थ्योरम से निकाला, और उसके बाद आपने ये बोल दिया। तो आपने क्या बोला, इसको इस तरह से बोल सकते हैं इसको, द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मे बी टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, इस यहाँ से ये निकल गया, द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मे बी टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। वो आप बोल ही सकते हो, एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डर, और 0 केल्विन पे सॉलिड्स में 0 डिसऑर्डर होता है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा एट 0 केल्विन। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मे बी टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और इसको ब्रॉड सेंस में आप इस तरह से बोलेंगे, ऑल सब्सटेंसेस हैव फिनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी। ठीक है, हर एक सब्सटेंस का पॉजिटिव में डिसऑर्डर होता है, लेकिन एब्सोल्यूट 0 पे वो डिसऑर्डर क्या हो जाता है, 0। तो वही है ये चीज़ कि ऑल सब्सटेंसेस हैव फिनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी बट एट एब्सोल्यूट 0 एंट्रोपी मे बिकम 0। ठीक है, तो ये वाला जो लॉ था ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एब्सोल्यूट 0 पे एंट्रोपी क्या होती है, 0। ठीक है, थैंक यू।